नमस्कार दोस्तों। हम यूपीएससी प्री जो अभी हुआ है 28 मई को, उसकी हम जो सेट ए है उसके कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं और इसी बीच जो उससे रिलेटेड करंट होगा वो भी हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झेलम नदी वूलर झील से होकर निकलती है, जो कि सही है। दूसरा, कृष्णा नदी सीधे कोलरू झील का वर्ण करती है, जो कि गलत है। कोलरू झील जो है वो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में है। तीसरा सेंटेंस दिया हुआ है कि गंडक नदी के विसर्पण से कंवर झील निर्मित हुई है। ये बिहार में एक झील है और ये गंडक नदी के विसर्पण से ही निर्मित बनी है। तो इसमें हमारे दो सही हैं, पहला और तीसरा। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरे में हम जाएंगे। क्वेश्चन हमें पोर्ट दिए हुए हैं और जिस रूप में वे विख्यात हैं ये हमें बताया गया है और हमें बताना है कि उनमें से कितने सुमेलित हैं। तो पहला जो है वह कामराजर पोर्ट, जिस भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है, जो कि सही है। दूसरा, मुंद्रा पोर्ट, यह भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन है, पोर्ट है, ये भी सही है, यह अदानी ग्रुप के पास है। और तीसरा है विशाखापट्टनम पोर्ट, जो भारत में सबसे बड़ा आधार पत्तन है, तो ये गलत है। जो सबसे बड़ा है वो जेएनबीटी नई मुंबई में है। कंटेनर पोर्ट जो है सबसे बड़ा भारत का, वो जेएनबीटी मुंबई में है। तो इसमें दो ऑप्शन केवल दो युग्म सही हैं, तो सेकंड का होगा बी, केवल दो युग्म। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। कटहल, महुआ, सागौन, इनमें से कौन से पर्णपाती वृक्ष हैं। पर्णपाती वृक्ष मतलब डेसिडुअस वृक्ष, जो कि अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इनमें से अगर हम जनरल नॉलेज भी देखें, अगर हमें नहीं पता हो तो भी हम कटहल के वृक्ष को देखते हैं, जनरली लोगों ने देखा होगा, ये कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराता है और इसकी कैनोपी जो होती है काफ़ी घनी होती है। तो इसका ये जो है आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट में आएगा कटहल। इसके अलावा जो महुआ और सागौन है ये दोनों डेसिडुअस में आएंगे, पर्णपाती में आएंगे। तो थर्ड का आंसर होगा केवल दो, बी नंबर। ठीक है, फिर इसके अलावा इसके बाद है आपका फिफ्थ नंबर, सॉरी जस्ट 1 मिनट। हाँ, फिफ्थ नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुव्यवस्थित कक्षभूमि उत्पन्न हुई है। यह क्वेश्चन इंग्लिश में तो थोड़ा सा फिर भी कंफ्यूजिंग है, पर हिंदी में तो इसने सब कुछ ही क्लियर कर दिया है। तो इसका आंसर होगा डी, कच्छ का रण। छठवां क्वेश्चन है कि भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रोटाइल किसके समृद्ध स्रोत हैं। इस क्वेश्चन को आप एडिट करके जो पॉसिबल नहीं है उनको हटाकर आप इसको सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। आपको एल्यूमिनियम के पता है, ताम्र के पता है, लोह के पता है, तो आपको पता है ये तीनों नहीं है नेचुरली, तो फिर ये टाइटेनियम है। तो हमारा छठवें का आंसर होगा डी। सातवां क्वेश्चन है, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसका सही आंसर है सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, फिर इसके बाद आठवां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है। कांगो बेसिन जो है इस बार डायरेक्टली मैप पर नहीं क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पर ये इनडायरेक्टली मैप का ही क्वेश्चन है कि कांगो बेसिन का कौन सा भाग है। अगर आपको आइडिया है मैप का तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, नाइजीरिया आपको मालूम है ये आपका नॉर्थ वेस्ट साइड में है, जहाँ पे नाइजर नदी थी। दक्षिण सूडान ऊपर साइड में है, ये आपके कांगो से नॉर्थ ईस्ट में है लगभग। आपका युगांडा लगभग राइट में है, जहाँ से आपकी नदी निकलती है। और आपका जो इसका सही आंसर होगा कैमरून। ठीक है, तो आठवें का आंसर है ए, कैमरून। नौवां है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। सह्याद्री श्रेणी ये महाराष्ट्र साइड में आती है और अमरकंटक जो है आपका छत्तीसगढ़ एमपी के बॉर्डर पर इस साइड है। तो यहाँ पर अमरकंटक इधर पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये गलत जवाब है। बिलीरंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग हैं, ये भी गलत है, क्योंकि ये आपका
पश्चिमी घाट का भाग है। ठीक है, और शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। इस तरह से 9वें क्वेश्चन में तीनों ही ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं और हमारा जवाब होगा डी, कोई भी नहीं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है कि भारत अपने कथनों पर विचार करना है। कथन एक है कि भारत अपने यूरेनियम डिपॉजिट के होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। ये तो हमें जनरल पता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कोयले के द्वारा होता है, तो ये तो मेरे ख्याल से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है, जो कि गलत है। इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए 3.5 से 5% तक का यूरेनियम होना सफिशिएंट होता है। तो इसलिए हमारा कथन 1 सही है, किंतु कथन सेकंड गलत है। इसका मतलब है कि सी होगा। 12वां क्वेश्चन है कि मार्सूपियल जो एनिमल्स हैं वो प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते, जो कि सही है। मतलब कंगारू वगैरह जो है वो भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, जू वगैरह में मिल जाए बात अलग है। दूसरा कथन है कि मार्सूपियल केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। इसमें जो केवल है वो बहुत स्पेसिफाइड कर रहा है, इसलिए यह मेरे हिसाब से यह गलत है। तो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। इसका आंसर सी होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें 3 प्राणियों के बारे में बताया गया है: सिंह, पक्षी, मकाक, मालाबार सिवेट और सांभर हिरण। हमें इसमें बताना है कि कौन से जो है वो रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। तो इनमें से जो सिंह, पक्षी, मकाक है ये तो दिन में एक्टिव होता है। ठीक है, मालाबार सिवेट जो है वो सूर्यास्त के बाद एक्टिव होता है, रात्रिचर है। और सांभर हिरण भी जो होते हैं वो सूर्यास्त के बाद ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा केवल 2, मतलब मालाबार सिवेट और सांभर हिरण जो 2 हैं ये रात्रिचर या सूर्यास्त के बाद सक्रिय होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए वैगल डांस करता है। यह क्वेश्चन आपका साइंस में भी आ सकता है और ज्योग्राफी में भी आ सकता है। तो ये है आपका, इसका सही जवाब होगा मधुमक्खी, हनी बी। ठीक है, फिर इसके अलावा आएगा भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती हैं, जो कि गलत है। आपने जनरली देखा होगा पेड़ों पे चढ़ती रहती हैं, वो पेड़ों पे निर्माण करती हैं नीड़ का। दूसरा, वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि नट्स और सीड्स को भूमि के अंदर जमा करती हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि नेचुरली वो अपने नेस्ट के अंदर इन सीड्स और नट्स को जमा करेंगी। तीसरा है कि वे सर्वभक्षी होती हैं, तो ओमनिवोरस होती हैं। ये सही है क्योंकि ये सीड्स और नट्स तो खाती हैं, साथ ही ये इंसेक्ट भी खाती हैं। तो हमारे क्या होंगे, केवल एक सही होगा। ठीक, तो हमारा आंसर होगा ए, केवल एक। फिर इसके अलावा अगला सवाल है हमारा, हो गया ये 2 मिनट प्लीज़ देखें हम। 18वें में भी है। हमने बोला कुछ सवाल जो है ज्योग्राफी और आपके साइंस दोनों से संबंधित हैं। ये शायद साइंस से ज़्यादा संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन 18वां का बता दूं, खैर सभी 3 होगा। इसका आंसर सी होगा, सभी 3। 19 में निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? वेरी इंटेलिजेंट। तो इसका आंसर होगा ओरंगुटान। इसका जवाब है ओरंगुटान, बी नंबर। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, जो हम लेने वाले हैं। फिफ्टी 56 क्वेश्चन।
56 में पूछा है अंतरिक्ष में पिंड और युग्मों इनमें से कितने युग्म जो हैं वो सही सुमेलित हैं। तो पहला है सेफीड, जिसके लिए कहा गया कि अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल हैं, जो कि गलत है। सेफीड तारे होते हैं जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। तो पहला युग्म गलत है। ठीक। दूसरा निहारिकाएं, ये इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो भी गलत है, क्योंकि निहारिकाएं जो होती हैं वो अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल होते हैं। तीसरा है पल्सर, न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। यह सही है, इसलिए 56 का आंसर होगा ए, केवल एक। ठीक है। 57 में है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। तो इसका सही जवाब है डी, जापान। फिर हम अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल सही। प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल सही। इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि तीनों सही हैं और हमारा सही जवाब होगा सी। निम्नलिखित देशों पर विचार करिए। बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, इनमें से कौन सी सीमाएं कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा को साझी करती हैं। तो इसका सही जवाब होगा केवल दो, हंगरी और रोमानिया। ठीक है, क्योंकि कुछ तो आपने देखा होगा कि बाल्टिक कंट्रीज़ में आते हैं, तो वो 3 कंट्रीज़ तो अलग ही हो गई है ना, तो वो तो ऊपर साइड में हो गई, वो तो यूक्रेन से काफ़ी दूर हो गई। तो इस तरह से आप मैप पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, मार्क करने को नहीं कहा गया है, पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। 62वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है। भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुनी है, जो कि गलत है। दूसरा, अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड रेस जो है वो सूर्यताप के लगभग 2/3 हैं, जो कि गलत है, इनकी मात्रा काफ़ी कम होती है। सी है कि अवरक्त तरंगें, इंफ्रारेड तरंगें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित वाटर वेपर द्वारा अवशोषित होती हैं, ये सही है। इसी के कारण जब बादल छाए होते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। तो डी है, अवरक्त तरंगे और सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग है, जो कि गलत है, क्योंकि इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो हमारा 62 का सही आंसर होगा सी। ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा 63 कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो कि गलत है। वहाँ जो है इतना ज़्यादा बारिश होती है कि जो पोषक तत्व हैं वो बह जाते हैं, और वहाँ की जो मृदा होती है वो उसमें न्यूट्रिएंट बहुत कम होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक बार वहाँ के जंगल विलुप्त हो जाएं तो उनको दोबारा खड़े होने में बहुत लंबा समय लगेगा। दूसरा कथन है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब है 63 में कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, अर्थात सी। फिर है 2 कथन दिए हुए हैं जिन पर विचार करना है कि ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान में जो अंतर होता है वो शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है, और कथन ये बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में, इसीलिए हम कहते हैं ना कि ग्रीष्म ऋतु में कानपुर से ज़्यादा बेटर बॉम्बे है ना, क्योंकि यहाँ पे तापमान हमारा ज़्यादा होता है। और दूसरा है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है, यह भी सही है। और यह जो सेकंड कथन है ये 1 को सही ढंग से एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है। ठीक है, जो पानी है, जल है, वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ठीक, तो हमारा इसका सही जवाब होगा 64 का ए। ठीक है।
फिर आता है हमारा 65 कि सिस्मोग्राफ में भूकंप लेखी में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित की जाती हैं। मतलब पी तरंगे जो हैं वो पहले नोटेड होती हैं, पहले हमें उनके बारे में पता चलता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पी तरंगे जो होती हैं उनकी स्पीड जो होती है वो एस तरंगों से ज़्यादा होती है। तो ये सही है। दूसरा कथन जो दिया है कि पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार के दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार के दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे मतलब वर्टिकल कंपन करते हैं। तो ये भी सही है। इसी के कारण पी तरंगों की स्पीड ज़्यादा होती है और एस तरंगों की स्पीड कम होती है, अर्थात दोनों ही सही है। और इसका सही आंसर होगा 65 का सी, 1 और 2 दोनों। 66 है कि भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल समुद्र जल का उपयोग नहीं होता। अगर होगा तो वह जो उनका वह है खराब हो जाएगा। दूसरा, उनमें से कोई भी जल संकट वाले ज़िले में स्थापित नहीं है। ये भी सही है, क्योंकि जहाँ ऑलरेडी स्कार्सिटी है वहाँ पर हम इनको नहीं लगा सकते। और उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है, ये गलत है ना, क्योंकि निजी स्वामित्व में है संयंत्र, कोल आधारित जो संयंत्र है। तो किनमें से कितने कथन सही हुए? ऊपर के 2, मतलब बी केवल 2। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 78। एक मिनट प्लीज़ वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जो दशकों से गृह कलह और खाद्य संकट से ग्रस्त रहा है और हाल के दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था? तो इसका सही जवाब है आपका डी, सोमालिया। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आएगा 86 कि स्विट्जरलैंड में दो कथन दिए हुए। स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है, निर्यातकों में से, जो कि बिल्कुल सही है। इनफैक्ट भारत बड़ी संख्या में स्विट्जरलैंड से सोना आयात करता है। दूसरा कथन है कि स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व है, जो कि गलत है। इसका सही जवाब होगा सी। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस कैटेगरी में आएगा, वो है 93। वेट प्लीज़ 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 वेट। 93 ये हमारा ज्योग्राफी और अपना करंट से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसमें आपको क्षेत्र दिए हुए हैं और समाचारों में होने का कारण या फिर वहाँ पर क्यों, कहाँ पर संघर्ष हो रहा है, किन देशों में संघर्ष हो रहा है, क्या सही मैच करना है हमको। तो पहला दिया है उत्तरी किबू और इटोरी, जो कि ऑप्शन है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हो रहा है, जो कि गलत है। वास्तव में ये कांगो में है संघर्ष। दूसरा है नारगोनो काराबाख, ये है मोजाम्बिक में नहीं बल्कि आर्मेनिया और अजरबैजान में है, मतलब ये भी गलत है। और तीसरा है खेरसान और जेपोरेजिया, ये जो है ये तो आपने सुना होगा, ये रूस और यूक्रेन के बीच। ये तो करंट बहुत ज़्यादा है, तो हमारा तीनों ही ऑप्शंस गलत है, तो डी कोई भी नहीं होगा। फिर अंतिम क्वेश्चन इस संदर्भ से श्रेणी में हमारा आएगा 97 कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संघर्ष का क्षेत्र और जो जिस देश में स्थित है, तो डोनबास ये सीरिया में नहीं यूक्रेन में स्थित है, तो गलत हुआ। काचिन ये इथियोपिया में नहीं बल्कि आर्मेनिया में है, ये भी गलत हुआ। नहीं सॉरी, काचिन जो है इथियोपिया में नहीं बल्कि म्यांमार में है, तो ये भी गलत हुआ। और टिग्रे जो है वो उत्तरी यमन में नहीं बल्कि इथियोपिया में है, तो ये भी गलत हुआ। मतलब कोई भी युग्म सुमेलित नहीं है, अतः इसका आंसर कोई भी नहीं होगा। अगर कोई किसी क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूज़न है और आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी जवाब देने के लिए। धन्यवाद।